हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जो आपका 8 मई का जो एग्ज़ाम होगा उसी का ये साथियों रियल पेपर है। इस पेपर को बनाने में मेरे को कम से कम 2 दिन लग गए हैं। और साथियों, मैंने इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखे हुए हैं। आपको कोई दूसरी जगह पर उत्तर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। जो भी आपको जो अपशब्द वाले प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर कोष्टक के अंदर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग था। तो यहाँ पर देखो मैंने ब ऑप्शन कोष्टक के अंदर पहले से ही भरा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेकंड क्वेश्चन है वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जो वर्ली विद्रोह हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो साथियों ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी वह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहाँ पर देखो मैंने स ऑप्शन भर रखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वह है प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। देखो जल, मृदा और खनिज ये तीनों के तीनों प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा है कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है वह बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय जो ऊर्जा है ये जो तीनों के तीनों है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है। तो भारत के अंदर कितने स्तरीय शासन व्यवस्था वह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, त्रिस्तरीय। कौन सी कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर स ऑप्शन मैंने पहले से ही भर रखा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था वह बताना है। जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वह कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर आपको स ऑप्शन भर देना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा आदिवासी वो किस राज्य के अंदर निवास करते हैं वह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भर देना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है वह आपका है 9वां क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो कितनी थी सैनिक छावनियाँ, 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो इसके अंदर 100 ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राज्य ने विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी थी। तो किस राजपूत राज्य के विरोध के कारण जो सिरोही था उसने अंग्रेजों से संधि नहीं की थी, उसका नाम था, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा, मारवाड़ राज्य। तो यहाँ पर आपको ब ऑप्शन भर देना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। तो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है वह है
आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान जो भारत है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आपको स ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है साथियों? ये सभी को पता है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। यहाँ पर देखो मैंने पहले से भी लिखा भी हुआ है। तो किसे कहते हैं? वह ऑप्शन में सरपंच को कहते हैं। फिर देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वह है सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो साथियों यहाँ पर जो आपको दो शब्द दिए गए हैं, जो भी शब्द सही है उसको खाली जगह के अंदर भरना है। जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखे हुए हैं वह इसका राइट आंसर है, आप ज़रूर देख लें। तो देखो पहली खाली जगह है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सितराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सितराना कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा सितराना। फिर देखो अगला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? मैसूर या महाराष्ट्र के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। फिर देखो अगला है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता कहा जाता है या धर्म सापेक्षता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा धर्म निरपेक्षता। फिर देखो अगली खाली जगह है, वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। कब से ये लागू हुआ था? तो साथियों ये लागू हुआ था 2000 से ऐसे लागू हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य योजना का है। तो कौन सी योजना का है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का है। कौन सी योजना का है? प्रधानमंत्री आवास योजना इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। फिर अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में का जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था? राणा सांगा का हुआ था या महाराणा प्रताप का? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप का हुआ था। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का संरक्षण होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरदन या जमाव। तो साथियों से क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा अपरदन आ जाएगा खाली जगह के अंदर। फिर है, कोयले से प्राप्त विद्युत को ऊर्जा कहा जाता है। तो कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है या सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा तापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। फिर देखो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट व गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, वह आपको बताना है। तो देखो पहला वाक्य, नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती थी। तो साथियों ये वाक्य रॉन्ग वाक्य है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। फिर अगला है, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो साथियों ये वाक्य कैसा वाक्य? ये वाक्य राइट वाक्य है। फिर अगला है, भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये भी वाक्य राइट वाक्य है। फिर अगला है, हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था। तो साथियों ये वाक्य रॉन्ग वाक्य है, क्योंकि जो हमारा देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, न कि 26 जनवरी 1950 को। फिर देखो अगला है, आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। तो साथियों ये वाक्य राइट वाक्य हैं। फिर अगला है, आदिवासियों का एक जनजातीय समूह होता है। तो ये वाक्य रॉन्ग वाक्य, आदिवासियों का एक जनजातीय धर्म नहीं होता है, एक ही जनजातीय धर्म होता है, ये बात गलत है। फिर क्या है अगला है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई से हुआ। तो साथियों ये वाक्य राइट वाक्य हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो साथियों इसके अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ मिलान करना है। तो देखो सबसे पहला जो आपसे पूछा है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो प्रार्थना समाज थी उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। तो इसको 1867 से मिला देना है। फिर है अगला है,
विश्व में तांबे का अग्रणीय उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादक कहाँ होता है? तो ये होता है साथियों सिल्ली में होता है, तो इसको सिल्ली से मिला देना है। फिर अगला है सौरी सोरा कांड। तो जो सौरी सोरा कांड हुआ था वह कब हुआ था? तो साथियों ये कांड हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। फिर अगला है सटान बांध। तो सटान बांध होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो इसको क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मृदा अपरदन रोकने के लिए बनाए जाते हैं। फिर है आबानेरी मंदिर। जो आबानेरी का जो मंदिर है वह किस जिले के अंदर स्थित है? तो साथियों ये मंदिर दौसा जिले के अंदर स्थित है, इसको इससे मिला देना है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों ये जो पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ही मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जो अगले क्वेश्चन है वह अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो देखो 5वां क्वेश्चन पूछा है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा? तो उन्होंने कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। आप इनको थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़ लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक कर अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 8वां क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रहण करना, ये विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 9वां, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछे हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न है तो देखो प्रश्न 10 से 17 तक लघुतरात्मक प्रश्न है, ये आपके 3-3 अंक के प्रश्न होंगे। तो देखो 10वां क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थी। यूरोप के बाजार में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की ज़बरदस्त मांग थी। वह भारत से सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, जो मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने साथ में बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, समझाइए। तो वो कैसे जन विद्रोह बना था वो आपको समझाना है। तो इसका आंसर है भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसमें शीघ्र ही जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समाज के विभिन्न तबकों को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी तथा वे सब मानते थे कि उनका शत्रु एक ही है। मई 1857 में शुरू हुई इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही ये उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया था। समाज के विभिन्न तबकों ने असंख्य लोग इस विद्रोह से जुड़ गए और इनको एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। फिर देखो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह 12वां क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा उन्हें पुनर्पूरित होने में वर्षों लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों को अत्यधिक तथा अनावश्यक उपयोग किया जाएगा तो वे समाप्त हो जाएंगे तथा भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल असीमित संसाधन प्रतीत होता है किंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गए हैं, अतः संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां क्वेश्चन है, वह है
धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में अंतर लिखिए। तो आपको कम से कम 3 अंतर लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। तो सबसे पहले मैंने बताया है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर धात्विक खनिज के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। तो देखो धात्विक खनिज ये वे खनिज होते हैं जिन्हें हम धातु प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि। फिर जो अधात्विक खनिज होते हैं उनकी भी मैं साथ साथ में पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज इन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती है, जैसे सोना, पत्थर, अभ्रक आदि हैं। जो धात्विक जो होते हैं खनिज इनमें समक होती है। क्या होती है? धात्विक खनिज में क्या होती है? समक होती है। और अधात्विक खनिज में समक नहीं होती है। फिर अगला है, इनको पीटकर पतली चादर के रूप में दिया जा सकता है, रूप दिया जा सकता है। जो धात्विक खनिज होते हैं उनको हम पीटकर चादर का रूप भी दे सकते हैं, लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं ये पीटने से टूट जाते हैं और इनके तार नहीं खींचे जा सकते। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 14वां, वह है राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च या द्वितीय सदन है। ये सभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कार्य ये हैं। तो इनके प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। फिर अगला है किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका जो 15वां क्वेश्चन है वह पूछा गया है आपसे, अधीनस्थ न्यायालय से क्या आश्चर्य है। तो अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें प्राय जिले या तहसीलों के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बांटे होते हैं और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 16वां है, मानचित्र वाला है। ये 100% आपको मानचित्र तो मिलता ही है। तो राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो आपको जयपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा, तो इनको क्या करना है आपको राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दर्शाए हुए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, देख लो। तो साथियों यहाँ पर है जो क्या है श्री गंगानगर है। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या है जयपुर है। फिर यहाँ पर जो लाल रंग से मैंने टिक किया हुआ है ये दौसा है। फिर साथियों देखो यहाँ पर ये हरे रंग का जो ये मैंने यहाँ पर ये बांसवाड़ा है। फिर यहाँ पर फिर मैंने ये जो लाल रंग से टिक किया हुआ ये क्या है उदयपुर है। इस प्रकार से आपको इन जिलों को भरना है। तो साथियों एक बार आप पूरा नक्शा है जो राजस्थान का है बहुत ही अच्छी तरीके से देख ले, क्योंकि जो ये नक्शा आएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर एक बार पढ़ के जाए। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकारों का वर्णन करो। तो आपको जो साइबर सुरक्षा जो हमला होता है उसके किन्हीं 2 प्रकारों का आपको क्या करना है साथियों, वर्णन करना है। तो देखो यहाँ पर जो साइबर सुरक्षा के हमले के प्रमुख 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। तो मैंने यहाँ पर इनका वर्णन भी मैंने पहले से ही किया हुआ है। आप ज़रूर इसको एक बार थोड़ा ध्यान से ज़रूर देख ले, वीडियो को रोक कर भी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मालवेयर ये कंप्यूटर के किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉरम, ट्रोजन आदि। फिर जो सेकंड है रैनसमवेयर, ये एक तरह का वायरस होता है जो किसी अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आरोपी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से फिरौती या रिश्वत लेते हैं और उसी के बाद ही उसके सिस्टम को छोड़ते हैं। फिर देखो जो अगले क्वेश्चन है
निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 से 21 तक जो आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए साथियों, आपसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 18 पूछा है आपसे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए। फिर देखो अथवा के अंदर ये नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखा है असहयोग आंदोलन के बारे में। तो देखो असहयोग आंदोलन पंजाब में हुए अत्याचारों तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने तथा स्वराज्य की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंदोलन के दौरान की गतिविधियां निम्नलिखित थी। तो आंदोलन के दौरान की जो गतिविधियां थी वो कौन कौन सी थी वो भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताई है। तो सबसे पहली गतिविधि थी शीघ्र ही आंदोलन असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। फिर जो सेकंड हुई थी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। फिर अगला है स्वदेशी का व्यापक प्रसार हुआ, सड़कें का भी काफ़ी प्रसार हुआ और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। फिर जो चौथा हुआ था, मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी तथा आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। फिर जो ये असहयोग आंदोलन था वो स्थगित क्यों किया गया उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तभी फरवरी 1922 में सोरा पुलिस थाने पर हिंसक हमले की घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, कृषि किसे कहते हैं, कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यदि वह आपको नहीं आता है तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर भूस्खलन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आंसर है इसका, भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या दाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन को भूस्खलन कहते हैं। ये भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी के कारण होते हैं। तो इसको रोकने के उपाय, तो भूस्खलन रोकने की परिविधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो पहली विधि है भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। फिर तीसरी है भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, वह है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। यदि ये आपको नहीं आता तो सेकंड है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे। तो सबसे पहला लक्षण है संघवाद, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना और प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्ति व अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको सेकंड पॉइंट बनाना है संसदीय शासन पद्धति, फिर उसको अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है उसके बारे में। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है शक्तियों का बंटवारा। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों को शासक के जो पृथक कार्य सौंपे गए, तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। फिर आपको चौथा पॉइंट बनाना है धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें राज्य का अधिकृत रूप से कोई भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इस प्रकार से आपको इसके 4-5 पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। जो आज का अंतिम क्वेश्चन है 21वां है, वह है राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्यों। यदि आपको ये नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। फिर देखो इसका आंसर है यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना बहुत ही कठिन
बहुत ही कठिन कार्य था। फिर देखो आपका जो सेकंड पॉइंट है वह है इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज व आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धतियों से प्रशासन का संचालन हो रहा था और कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। फिर जो बाद में लिखा है इन सभी रियासतों में एक समय में समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना, समग्र रूप में उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो साथियों यह था आज का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपकी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि उनके भी बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।